नमस्कार दोस्तों, मैं ममता। ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एडुटेरिया का अंतिम प्रहार जो मॉडल सेट 10 आया है वॉल्यूम 2 का। यह 17वीं बीपीएससी के लिए रामबाण साबित होगा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात करें तो ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की गई है इस बुक में। और करंट अफेयर का प्रश्न नवंबर 2024 तक इसमें है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसमें समय लगेगा क्योंकि 150 प्रश्न का ये संग्रह है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में डैश लिपि और डैश भाषा में लिखे गए थे। तो इसका दोस्त ये आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि था इसका और प्राकृतिक भाषा था। तो भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं और ये 14वीं शताब्दी में वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। ये शिलालेख मौर्य इतिहास और अशोक की उपलब्धियों को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को 2 स्तंभ मिले। एक उत्तर प्रदेश के मेरठ से मिले और हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से मिले। फिरोज शाह तुगलक ने उन शिलालेखों को दिल्ली ले गया और अपने साम्राज्य के विद्वानों को इन शिलालेखों को पढ़कर समझाने को कहा था, लेकिन वे इसको पढ़ने में विफल रहे थे। बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेज एक विद्वान थे, उन्होंने ही 1837 में ये जो शिलालेख है इसको पढ़ा था, यानी ब्राह्मी लिपि की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए चिरांत कहाँ है, तो चिरांत क्या है, बिहार में है। ये नवपाषाण स्थल है। बुरझौम ये कश्मीर में है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। उतनूर जो है आंध्र प्रदेश में है ये। और पिकनिहल ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये सभी भारत के नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसका सिर्फ कि ये कहाँ किस राज्य में अवस्थित है ये देखना था। मोहनजोदाड़ो भारत से प्राप्त महान स्नानागार का जो परिमाप था यानी कि लंबाई चौड़ाई वो कितना था ये देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 11.88 मीटर लंबाई, 7.10 मीटर इसकी चौड़ाई और 2.43 मीटर इसकी गहराई था। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ से महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह ईंटों से खूबसूरत निर्माण इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसका परिमाप जो है वही 11.88 मीटर लंबाई है, 7.10 मीटर चौड़ाई। याद नहीं रखना इतना, लेकिन हाँ रफली एक याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित मानी जाती है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कांसा की खोज हो चुकी थी और ऐतिहासिक क्रम में सभ्यता संस्कृति का विकास जो है पहले पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, उसके बाद नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता और अंतिम में लोह युगीन सभ्यता, जो कि हम लोग वैदिक सभ्यता में इसे देखते हैं। ठीक है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है, तो ये आया है 10वें अध्याय में दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेदिक कबीलाई समाज में धीरे धीरे सामाजिक स्तरीकरण की ओर अग्रसर होकर एक जटिल समाज में परिवर्तन होने लगा था। सबसे पहले ईरान की तरह ही 3 व्यावसायिक समूह जो है योद्धा, पुजारी और सामान्य जन का उदय ऋग्वेदिक समाज के अंतर्गत हुआ। शूद्र नामक चौथा समाज का विभाजन जो है ऋग्वेदिक काल के अंत में सामने आया और इस तरह से पहली बार शूद्र शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद के अंतिम अध्याय यानी 10वें अध्याय यानी 10वें मंडल में आया था। जनपद शब्द का जो है पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है, तो ये मिला है हम लोग को ब्राह्मण ग्रंथों से। हालांकि चारों वेदों में जन शब्द अर्थात कबीलाई लोग का उल्लेख बहुत बार हुआ है, पर यहाँ जनपद का यानी कि लोगों का आवास क्षेत्र से संबंधित बात करता है। तो ये पहली बार हमें उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, जो कि 800 ईसा पूर्व के पहले का
नहीं है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के संबंध में कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया। कथनों पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन इसका सत्य है। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा नहीं बल्कि क्या था दोस्तों, क्या था, इसके लिए प्राकृतिक भाषा का अपनाया गया था। क्या, प्राकृतिक भाषा। तो ये गलत हो गया। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्ध मगधी में की गई थी। हाँ, ये ठीक है। 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया था। जैन धर्म का काम पाटलिपुत्रा में नहीं बल्कि ये हम देखते हैं कि बल्लवी जो गुजरात में स्थित है वहाँ पर पूरा किया गया था। ठीक है, और जैन धर्मावलंबियों ने, ये भी गलत हो गया, जैन धर्मावलंबियों कन्नड़ भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कन्नड़ भाषा में दिया था, ये भी कथन सही थे, क्योंकि आगे चलकर कन्नड़ भाषा के बहुत सारे जैन ग्रंथ हमारे जैन ग्रंथों की रचना की गई, इसके भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। सी आंसर हो जाएगा इसका। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्राचीन सबसे पहले इसी का अनुवाद किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये देखना है हम लोग को। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि पाल शासक धर्मपाल ने नहीं बल्कि गुप्त जो शासक थे कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, बिहार में भागलपुर जिले में स्थित पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, देवपाल ने नहीं की थी। ये भी गलत है। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। हाँ, ये थे, ये सही है। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिए थे। हालांकि पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, पर उन्होंने शैव एवं वैष्णव मतों को भी संरक्षण दिया। इस आधार पर यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोलपुरम यानी कि गंगा में चोल की विजेता के नाम से उपाधि ग्रहण की थी। तो ये थे राजा राज प्रथम। ठीक है, राजा प्रथम। राजा प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक एक महान चोल शासक थे। कहाँ के थे ये, चोल के शासक थे। और कलिंग के रास्ते बंगाल तक अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया और इसी विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने सॉरी इसका आंसर हम गलत बता रहे थे, सॉरी। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल यानी कि गंगा के चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की है। तो ये थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी एक महान चोल शासक था। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया। इसके विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल यानी कि गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का एक किस शासक का मूल नाम क्या था। उगलू खां। ये आसान क्वेश्चन है। ये बलबन का नाम था उगलू खां। ठीक है, मिलान करना है। तो सल्तनतकालीन विभाग जो है उसको कूट से मिलाना है। दीवाने ए बंदगान जो है, देखिए बंद मतलब पिंजरा में बंद, तो क्या होगा दास विभाग। इस तरह से दीवाने ए इंसा मतलब राजकीय पत्रकार। ठीक है,
अर्ज जो है, दीवाने ए अर्ज, ये था हमारा सैन्य विभाग, और दीवाने ए रिसालत, ये धार्मिक विभाग से संबंधित ये जो विभाग थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सारी विभागें हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका कौन सा कथन सत्य है। मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। हाँ, ये ठीक है। मीर बख्शी साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। ठीक है, ये सही है। मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को बाकियानबीस कहा जाता था। नहीं, बाकियानबीस जो थे वो मुगल गुप्तचर अधिकारी नहीं थे, बल्कि सूचना अधिकारी थे। और गुप्तचर अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो बरीद कहा जाता था। देखिए नीचे जो क्वेश्चन का है, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद नहीं, सूचना अधिकारी को बकियानबीस कहा जाता था और गुप्तचर अधिकारी को बरीद के कहा जाता था। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा ए। इसको भी कोट से मिलाना है। विजयनगर, इसको थोड़ा छोटा करना होगा। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था? तो ये था हरिहर एवं हरिहर द्वितीय था। तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय। 1 का 3 हो गया। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था? तो ये था हम लोग का कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय, यानी कि बी का 4 हो गया। किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आए थे? तो ये चीन के सम्राट के पास इन्होंने विजयनगर, किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य आए थे? तो ये आए थे बुक्का प्रथम के काल में ये आए थे। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये जो 14वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो ये कौन थे? ये हरिहर द्वितीय थे। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। 1 का 3 हो गया। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया? तो कृष्णदेव राय के काल में, यानी कि बी का 4 हो गया। किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो ये आया था देवराज द्वितीय के काल में आया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम के शासनकाल में ये विजयनगर के शासक जो थे चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मानसिंह के द्वारा की गई थी। जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक जो था फिरोज शाह तुगलक था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये 510 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला कोचीन में कब स्थापित किए थे? तो 1503 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत का प्रथम गवर्नर बनाया था। तो 505 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपना राजधानी बनाया, तो ये सुमेलित ही है, 1530 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मुगल कालीन राज्य जो है उनके संस्थापक का देखते हैं। बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। इन्होंने 1700 से 1727 ईस्वी तक बंगाल राज्य की स्थापना की थी, यानी कि वहाँ पे राज किए। तो मुर्शिद कुली खां।
1 का 3 हो जाएगा। अवध के संस्थापक कौन थे? अवध के संस्थापक शहादत खां थे। इसको बुरहान मुल्क उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। हैदराबाद के संस्थापक निज़ाम उल मुल्क और मैसूर के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उपयुक्त विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले कौन आए यहाँ पे, इस आधार पे इसको देखते हैं। तो सब देखिए, संस्थापक मुर्शिद कुली खां, इनका शासनकाल 1727। उसके बाद शाह शुजा का शासनकाल है 1727 से 1739। उसके बाद सरफराज खां का शासनकाल है 1739 से 40, यानी 1 साल तक ही। और उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 4 3 2। ठीक है। रिंग फेंस यानी कि घेरे की नीति के जो प्रणेता थे वो कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। रिंग फेंस अर्थात घेरे की नीति का प्रणेता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इन्होंने ही वारेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल के रूप में जब पद संभाला तो अंग्रेज भारत में मैसूर, मराठा और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली राज्यों का सामना कर रहे थे। अतः उन्होंने रिंग फेंस नीति को अपनाया और जिसका उद्देश्य था बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। एक आसान क्वेश्चन है दोस्तों, फराइजी कौन थे? तो ये हाजी शरीउत्तौला के अनुयायी थे। ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो फराइजी विद्रोह जो थे 1838 से 57 पूर्वी बंगाल में फरीदपुर में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था और यह एक सशक्त विद्रोह था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो ये 8 मई 1857 को दी गई थी। इनका जो सूत्रपात हुआ था बैरकपुर के छावनी के एक स्वतंत्रता प्रेमी थे मंगल पांडे, इन्होंने ही शुरू किया था। 29 मार्च 1857 को नए कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने यूनिट के अंग्रेज सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई और इस तरह से उनको बाद में फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857। कथन और कारण देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये ठीक है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे और ये आधुनिकता के मतलब कि आधार माने जाते थे। ठीक है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करती है। इसी समय हमारे जो राजा राम मोहन राय और भी जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना जो वर्ष है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1843 ईस्वी में। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में, यानी कि 3 बी का। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी याद कर लीजिए 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 और बॉम्बे एसोसिएशन 1852। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विदेश में स्थापित जो क्रांतिकारी संगठन थे उसको सूची से मिलाना है। जैसे गदर पार्टी, ये कहाँ पे गठित हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है। इंडिया हाउस, ये लंदन में, ब्रिटेन में हुआ था। और यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये यूएसए में था, सिएटल यूएसए। और स्वदेशी सेवागृह, ये कहाँ पे हुआ था? बैंकाबूर, कनाडा में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 4 और मतलब सी का 4 और डी का 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 24 नंबर का क्वेश्चन है। एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत है। अब मद्रास में तो की थी, अप्रैल में नहीं बल्कि इन्होंने सितंबर में की थी। सबसे पहले तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर, उल्टा है, सितंबर में की थी
किसने की थी सितंबर में? एनी बेसेंट ने, और अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में रखा था। ठीक है, तो ठीक है, ये सही है, ये गलत है और ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? ये किया था दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न अपने वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया था और इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर रही थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन किन राज्यों में किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था, बी इसका आंसर है, यानी कि एक बॉम्बे में किया गया था, दूसरा मद्रास में किया गया था, चौथा मध्य प्रांत में किया गया था और उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, तो 1937 के प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं हेतु चुनाव जो हुए थे कांग्रेस के द्वारा बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिमोत्तर में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, असम और पंजाब को छोड़ के। कांग्रेस कार्य समिति ने कहाँ और कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो ये जुलाई में, जो वर्धा में 1942 के जुलाई वर्धा में जो कांग्रेस का ये हुआ था, उसी में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। क्रिप्स मिशन के भारत से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें अंग्रेज से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। और कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक, जो कि इसका 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो ये जुलाई 1942 के वर्धा अधिवेशन में इसकी स्वीकृति दी थी। क्रिप्स मिशन के भारत से वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक यानी 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नगत जो घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्था में इसको सजाना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में। तो गोपालाचारी जो फार्मूला था ये जुलाई 1944 में आया था। बेबेल योजना जो है, बेबेल योजना 1945 में, यानी कि मई 1945 में। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, ये है जून 1945 में। देखिए पहले ये हुआ था बेबेल योजना, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, 45 में दोनों हुआ है, लेकिन पहले बेबेल हुआ है। उसके बाद है सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का, ये 1943 में ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो ये 23 मार्च 1943 को मनाया गया। तो विकल्प के अनुसार इसका क्या ये आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, यानी कि पहले 4 ये 1943 वाला, फिर हो जाएगा फरवरी में रखा गया था, इसीलिए इन 43 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 23 मार्च को ही रखा गया था। और उसके बाद हो जाएगा गोपालाचारी वाला जो फॉर्मूला है ये कब आया था? तो ये जुलाई में आया था 44 में। उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी कि बेबेल योजना 1945 में आया था, लेकिन मई में ही आए थे। और उसके बाद 3 हो जाएगा शिमला सम्मेलन, ये भी जून 1945 में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य, और सूची 2 उनका पद है, कौन कौन सा पद पे कौन थे। तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ये थे तत्कालीन भारत के सचिव। AB अलेक्जेंडर ये उस समय नौसेना के मंत्री थे। स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ये तत्कालीन बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन क्या है, यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु इसे लाया गया था। ठीक है, जिला दंडनायकों को देसी अखबार के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई, ये भी सही है। 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1883 के द्वारा, इसको देखना हो थोड़ा सा, ये जो है 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था, ना कि 1883। तो 1881 में ये उदारवादी थे लॉर्ड रिपन। लाया था लिट्टन ने, लेकिन इसको निरस्त किसने किया, तो रिपन ने किया। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित जो है पादपों और प्राणियों का वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो ये अरस्तु ने किया था। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस के द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमिलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। व्हीटकर ने इसके बाद एक बृहत 5 जगत वर्गीकरण का पद्धति को प्रस्ताव किया। और इस तरह से यहाँ से हम लोग का जो है साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये तना है जड़ नहीं। नोड्स एवं इंटरनोड का उपस्थिति होने वाले तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः अदरक तना है जड़ नहीं। ठीक है, विटामिन ए को विटामिन और इसके अभावग्रस्त में जो रोग हैं उसको देखना है कौन सा सही सुमेलित है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो छीनहीनता, दृष्टिहीनता होती है। ठीक है, विटामिन बी वन जो है इसका B1 बेरी, विटामिन डी रिकेटस, और लो जो है अरक्ता, यानी इसका चारों जो विकल्प हैं ये सही है। एनीमिया की, लो की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलान करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जीवाणुओं का विनाश करता है। ठीक है, जीवाणुओं का विनाश करता है। और मोक्यूस ये जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। जठर रस जो है प्रोटीन का विघटन करता है। और पित्त रस वसा के पाचन में उपयोगी है। एक बार और देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुओं का विनाश करता है। श्लेष्मल यानी कि मोक्यूस या आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। जठर रस प्रोटीन का विघटन करती है। और पित्त रस जो है वसा पाचन में उपयोगी है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया जो रोग कारक है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवी हैं, किसके कारण से होता है, तो मलेरिया जो है ये किससे होता है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए ये वायरस है, वायरस से ही होती है। टाइफाइड ये जीवाणु से होती है। खसरा जो है ये वायरस से होती है, ये गलत है, क्योंकि खसरा जो है एक वायरस यानी कि पूरी तरह से इसमें व्यक्तियों को अलग रखने की सलाह दी जाती है जो वायरल संपर्क से होती है। तो
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका असत्य कथन क्या होगा? इनके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है। निषेचन के बाद युग्म जनों को 1 माह के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसको माता के शरीर में यानी कि गर्भाशय में स्थापित करना होता है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिना अवरुद्ध हो जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है। कथन कौन सा कथन असत्य है देखना है। ठीक है, इसमें चार नई कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो दोनों कथन सही है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। तो ज़्यादा क्या हो गया? ऑक्सीजन, कार्बन, मतलब इधर से देखें तो घटते क्रम, इधर से देखें तो बढ़ते क्रम। सबसे कम मतलब हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके ज़्यादा सबसे ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो ये विटामिन डी को जो है हार्मोन माना गया है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉन पाया जाता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन है, केल्के कैल्सीफेरॉल तथा अर्गे कैल्सीफेरॉल। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन देख, पीयूष ग्रंथि, उसके बाद हो जाएगा हम लोग का थायराइड ग्रंथि, उसके बाद हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा इसका टी। अंतःस्रावी ग्रंथि एक ग्रंथि है जो अपने उत्पादों को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण प्यूटरी ग्लैंड, अंडाशय वृषण, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, लार ग्रंथि जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसको मिलाना है। बल आघूर्ण का जो होता है सही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। यंग गुणांक इसका जो है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। धारा घनत्व का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ऐसा किस लिए होता है? तो लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी कि इसका जो है सौर सेल से होता है। विद्युत से ध्वनि लाउडस्पीकर से होता है। द्रव्यमान से ऊर्जा ये नाभिकीय रिएक्टर से होता है, द्रव्यमान से ऊर्जा। और रासायनिक से ऊष्मा का प्रकाश ये ईंधन दहन से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चौवालीस, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध। ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता, लेकिन हम इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं डिफिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा 2.632 किलोग्राम ओम। पैंतालीस नंबर का क्वेश्चन है कथन कारण। तो दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकस होती है। ये सही है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता से के अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये भी ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो सही नहीं है।
दिए गए पदार्थ की एक लंबाई तथा एक मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जिसकी लंबाई 1/2 एंड मोटाई 2a है, तो इसका हो जाएगा आंसर, हम बता देते हैं, 1 ओम हो जाएगा। सैंतालीस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यंत्र है और उसका मापन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो मैच करना है। क्रायोमीटर ये है, निम्न ताप का जो पदार्थ होती है उसको हम लोग मापते हैं इससे। इसका सही मिलान मतलब कौन सा गलत मिलान है ये देखना है, ठीक है। तो सॉरी, क्रायोमीटर जो है, ऑडियोमीटर जो है ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए है ये, ठीक है। ये क्रायोमीटर जो है रॉकेट इंजन की क्षमता को नापता है। सैंतालीस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यंत्र है और मापन में उपयोग में लाए जाने वाली। ऑडियोमीटर ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए है। क्रायोमीटर निम्न ताप के लिए, ये गलत है इसका, तो 20 का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरा, वेंचुरी मीटर द्रव के प्रवाह की दर है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता है, ठीक है। अड़तालीस नंबर का क्वेश्चन मैच करना है इसको, सूची 1 से सूची 2 से। भंजन की जो क्रिया है ये पेट्रोलियम के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये 1 का 2 हो जाएगा। प्रगलन ये तांबे वाली जो अशुद्ध तांबे के अयस्क से जो शुद्ध तांबा प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण ये जो है खाद्य वसा यानी कि खाद्य तेलों पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने वाले वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण ये रबर का बनाने की प्रक्रिया है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी। 49 का देखते हैं। फिनोप्लेथ्रीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर इसको किस में बदल देता है? तो ये कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। फिनोप्लेथ्रीन रंगहीन सूचक होता है जो अम्ल से अभिक्रिया कर इसमें अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता, जबकि क्षार से अभिक्रिया कर गुलाबी रंग में बदल जाता है, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो सभी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है, ये सही है। कार्बन के सभी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, जो कि क्या है, ये गलत है। कुछ अपवाद है जिसके कारण इसको हम लोग गलत मानते हैं। सभी अधातुएं अनुनाद रही या नॉन सोनोरस होती है। सभी अधात्विक तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि केवल 2 इसका सत्य कथन है, बाकी सभी गलत है। समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये दोनों ही गलत है। इसका सही क्या होगा? तो आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप जो है एक रासायनिक तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ इसलिए गलत है, लेकिन उसका जो परमाणु संख्या होती है वो भिन्न है नहीं, परमाणु जो द्रव्यमान होती है वो भिन्न होती है, तो ये गलत हो गया। वहीं पे हम आवर्त सारणी में समस्थानिक का स्थान जो है भिन्न है, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, गलत है। आवर्त सारणी में आइसोटोप का स्थान समान होता है, भिन्न नहीं होता है, बल्कि समान होता है, क्योंकि उनकी परमाणु संख्या जो है समान है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों कथन
गलत है। 52, ध्वनि की प्रबलता, ये भी असत्य कथन का चयन करना है। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, गलत है, आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तारा तो इसके आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, जबकि ध्वनि की जो तारत्व है तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो दोनों ही कथन असत्य है, यानी कि गलत है। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, सही है। रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं, ये गलत है। ऊर्जा का उत्पन्न भी की जा सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1-2 कथन सही है और तीसरा जो गलत है। 54, यदि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी सत्य कथन कौन सा है। उपचयन, अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है इसमें, और अपचयन जो है अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और पदार्थ में अपचयन होता है तब इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये देखिए गलत है, ऑक्सीजन की वृद्धि लिख दिया है, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ये सही है, 1 नंबर। एक्वारेजिया, अम्लराज के संदर्भ में असत्य कथन को देखना है इसमें। इसका बी आंसर गलत, मतलब असत्य है। देख लेते, ए, यह सांद्र HNO3 एवं सांद्र HCl का ताज़ा मिश्रण है। यह प्रबल संक्षारक भी है। यह सोना को गलाने में समर्थ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर्स वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की। इसका कथन देखना है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ इसका कूट देखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक कथन गलत है। तो इसका कथन कौन कौन सही है देख लेते हैं पढ़ के हम लोग। इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर वायरस के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की थी, ठीक है। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, ये भी ठीक है। मार्बर वायरस फिलोवायरस परिवार इबोला सहित एक हिस्सा है, जिसे पहली बार 1961 में खोजा गया था, ठीक है। ये 1961 नहीं था, 1967, यही वाला गलत है। और H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सुगरों में की गई थी, ये ठीक है। CRISPR Cas9 के संबंध में क्या है ये, तो ये एक प्रकार से एक जीन संपादक तकनीक है, ठीक है। एक ऑप्शन ठीक है इसका, या एक जीन संपादन तकनीक है, यह एक क्रिस्पर एक एंजाइम है, नहीं, एक RNA अणु है, DNA को काटने का कार्य Cas9 से करता है, तो 4 भी ठीक है। क्रिस्पर Cas9 एक जीन संपादक तकनीक है जो DNA के विशिष्ट क्षेत्र को पहचानने और संपादित करने के लिए उपयोग की जाती है। RNA नहीं, ये DNA, ठीक है। यह तकनीक प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाए जाने वाली एक प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित है, जो वायरस के DNA को पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। इसे चीन में खोजा था इसको। 3 पेरेंट्स बेबी के संबंध में कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है। कथन, यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है, ठीक है। यह महिला अंडे को कोशिका दान करती और जैविक माता कहलाती, गलत है। क्वेश्चन ये सही है इसका। RNA हस्तक्षेप, RNA प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन असत्य है। इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह लक्षित कोशिकाओं पर क्षार विश्लेषण रोकता है,
नहीं, ये प्रोटीन विश्लेषण को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल, असत्य का सन था ना, तो केवल 2, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। साठ नंबर का क्वेश्चन है, वेब 30 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का कौन है? तो वेब 20 की तुलना में अधिक केंद्रीकृत है। वेब 30 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखते हैं इसका। वेब 30 में डेटा और उपयोगकर्ता की जानकारी में विकेंद्रीकृत किया गया, केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण किया गया है, और ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कि कथन पर विचार करना है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। ये गलत है, क्योंकि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिनिकॉय के लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, ना कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल, ये ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केवल आंसर 3। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये जॉस्कर पर्वत श्रेणी में है, और ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है। जॉस्कर पर्वत श्रेणी श्रीनगर लेह मार्ग को जोड़ती है, ये जोजिला दर्रा। आंसर ये हो जाएगा। गंगा के बाएं तट के मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर इसको मिलान सजाना है, तो सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर गंडक, फिर बागमती आ जाएगा। आंसर बी। मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम, तो चाय वर्षा कहाँ होती है? इसमें सही युग्म कितने युग्म सही है, ठीक है। तो चाय वर्षा जो है असम में होती है, असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। बेरी ब्लाजम ये कर्नाटक में है, ठीक है। नार्वेस्टर उड़ीसा में, और काल बैसाखी पंजाब में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से केवल 3 युग्म इसका सही है, एक गलत है। निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क में पाए जाते हैं? तो देखते हैं। इसे अपसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। ये पीले रंग का होता है। ये जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। इसमें 35 से 50% तक लोहे का अंश पाया जाता है। इससे लिग्नोटाइट लोहे का प्रकार लौह अयस्क का ये सारा गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रोटोअस्ट्राइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल हो जाएगा, मारिया हो जाएगा, और भील हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संथाल, मारिया, भील प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति समूह से है। कनोटा ये जो है मंगोल प्रजाति से है। कनोटा क्या है? मंगोल प्रजाति से। और बदागहा ये इसका संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। मिलान करना है। एल्युमिनियम उद्योग है और स्थापना में सहयोगी देश, तो नाल्को को स्थापना में फ्रांस ने सहयोग किया। नाल्को की स्थापना में सोवियत संघ ने इसका सहयोग दिया था। बाल्को की 67 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना। एल्युमिनियम उद्योग और स्थापना में सहयोगी देश है, तो नाल्को का जो स्थापना है वो फ्रांस के सहयोग से हुआ था। वहीं पे बाल्को की बात करें तो ये सोवियत संघ के सहयोग से। हिंडाल्को की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, नहीं कनाडा के सहयोग से। और वेदांता जो है ये जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किरीट यानी कोरोना के संबंध में जो है कथन पर विचार करें, इसमें कौन सा कथन सत्य है? यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है, ये सही है। यह केवल पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, नहीं ये सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जाता है, चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण। यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। सूची 1 को जल संधि है, सूची 2 में किन किन को जोड़ती है, तो मिलाना है ये। ओंटारो जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनीन सागर को जोड़ती है, तो 1 का 4। टॉरस सागर, अरफुरा सागर और पापुआ खाड़ी को जोड़ती है, तो बी का 3। बास्बोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और किस देश के साथ ये लगती है। तो 17वीं समानांतर रेखा जो है वियतनाम और यानी कि वियतनाम और चीन के बीच नहीं लगती है, बल्कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच लगती है, और ये गलत है। 141 रेखा जो है पश्चिमी देशांतर अलास्का और कनाडा के बीच है। मेलबर्नी रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। हिंडलबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, घास का मैदान और इसकी अवस्थिति, गलत युग्म का चयन करना है। पुस्ताज जो है हंगरी में, ठीक है। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में, यूरोप में दिया हुआ, ये गलत है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है। कंपोस ये ब्राज़ील में है, तो कैंटरबरी कहाँ पे है, ये न्यूजीलैंड में है। निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है, तो ये कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है, तो कालाहारी है, ठीक है, सहारा रेगिस्तान है और नामीम अटाकामा कहाँ है, अटाकामा रेगिस्तान जो है दक्षिण अमेरिका में है, ना कि अफ्रीका में। इसका आंसर हो जाएगा सी। अंतरिम सरकार जो 1946 में गठन हुआ था, उसमें युग पर विचार करना है, कौन सा युग्म सही है। तो जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति दिया गया था, तो ये गलत हो गया। लियाकत अली खां, इसके पास वित्त था, ठीक है। आसफ अली, इसके पास रेलवे एवं परिवहन था। जोगेंद्र नाथ मंडल, डाक एवं वायु, नहीं, ये इसके पास विधि था। CH भाभा, इसके पास वाणिज्य नहीं, कार्य, खान और ऊर्जा, तो कौन सा सही है, उपरोक्त में सही सुमेलन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 3। तो एक बार देख लेते हैं किसके पास क्या था। जॉन मथाई के पास था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। लियाकत अली खां के पास वित्त था। आसफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि और CH भाभा के पास कार्य, खान और ऊर्जा विभाग था। विषय और अनुच्छेद, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये देखना है। धन विधेयक की परिभाषा 112 नहीं, 110, गलत हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155, ये ठीक है। राज्य में विधान पारिषदों का उत्साजन व सृजन 169, ये भी ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 45, ये भी ठीक है, यानी कि 3 कथन इसका सही है, एक गलत है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना पड़ता है। संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, नहीं। अनुच्छेद 3 जो है संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने, 2 भागों में यानी कि 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य में मिलाए जाने का निर्माण कर सकेगी। उपरोक्त परिवर्तन के संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये सही है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता व राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, ये भी सही है। तो 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन सूची 2 को मिलाना है। 5 तरह के जो रीट हैं उसको क्या क्या है इसमें देखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना, ये सही मिलान है इसका। प्रतिषेध, ये है अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश दिया जाता है। परम आदेश, सार्वजनिक कर्तव्यों को ना करने पर उसको निभाने के लिए आदेश दिया जाता है। अधिकार प्रेक्षा,
मान लीजिए कोई कार्यालय है, उसको किस मतलब क्या कोई व्यक्ति जो अनाधिकार ग्रहण करता है तो उसको पूछा जाता है कि लोक कार्यालय को का अनाधिकार ग्रहण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कथन कारण है, गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो गैर न्यायिक नहीं है। ठीक है। संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधा होगा। देखिए कथन ए गलत है, कारण आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। संविधान संशोधन है और उसके मुख्य कार्य संबंधित कौन कौन से संविधान संशोधन में क्या क्या था। तो 61वां संविधान संशोधन जो थे, ये मतदान देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक किया गया था। 84वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1971 में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है 2026 तक ये बढ़ा दिया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन बच जाता है, जो कि क्या है, ये है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तन, यानी 69वां संविधान संशोधन। बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए सब एक जगह नहीं आ पाया। इसका आंसर हो जाएगा सी। 79 का क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उन पर पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है, तो गिलोटिन लाया जाता है। गिलोटिन जब किसी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाती है तो मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। सही है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ये भी ठीक है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर तो रख सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं रख सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों, 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। सही है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के नियुक्त करते हैं, उन्हें पद से हटा देते नहीं। नियुक्त तो करते हैं लेकिन पद से वो हटा नहीं पाते। कथन 2 गलत हो गया। वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये 3 जो है असत्य है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया है हटाने के लिए भी, ये भी गलत हो गया। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं और उनकी सेवा शर्तें कार्यविधि तय करते हैं। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद है और ये क्या चीज़ के लिए है, तो ये देखना है। 243 ई में क्या है, तो पंचायतों के कार्यकाल का, इसमें पंचायतों के शक्तियाँ, अपराधिकार, उत्तरदायित्व पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि है। जी में क्या है, तो जी में है पंचायत की शक्तियाँ, अच्छा इसमें हमको देखना है कि कौन सा गलत भी सकती, यही तो गलत है। 243 ई सीटों का आरक्षण नहीं है, सीटों का आरक्षण है डी में, ये गलत हो गया। 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व है, ये सही है। 243 के में पंचायतों का चुनाव है। 243 एच में पंचायतों का कारारोपण की शक्ति है।
83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका सत्य कथन को चुनना है। समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि। दोनों ही कथन असत्य है। समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय जो है उत्पाद पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार यानी कि पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य पर होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोनों ही सत्य है मेरा, मतलब दोनों ही कथन सत्य है, तो असत्य कथन इसमें कोई नहीं है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति। उदाहरण के लिए विदेश में विनिर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्माण करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन, अंतर्मुखी व्यापार नीति, अपने ही देश में व्यापार को बढ़ावा देना। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किए गए हैं? तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा व्यय किस पर किए गए हैं, तो रक्षा पर किए गए हैं। यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास में। इसमें किए गए हैं 2,65,808 करोड़। वहीं पे कृषि एवं कृषि संबंधित पर क्रियाकलाप पर 1,51,851, स्वास्थ्य पर 1,25,638 और शिक्षा पर तो बहुत ही कम है। बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ये संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रक्रिया का वर्णन ठीक है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल है। आर्थिक विभाग, ये गलत हो गया। आंतरिक बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सही है। सतासी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है? इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम होता है और निर्यात बढ़ता है। ठीक है, यही सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बराबर A = कुल जनसंख्या। तो ए के जगह पे क्या होगा? तो ए के जगह पे होगा राष्ट्रीय आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या से हम भाग देंगे तो निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। मुद्रास्फीति की व्यवस्था को में किन्हें लाभ प्रदान होता है? ठीक है, किसे लाभ होता है? तो जो लेनदार होंगे उनको ही लाभ होगा, देनदार को तो क्या होगा? इसमें केवल एक लेनदार को होगा, लेने वाला, उधारी लेने वाला, मतलब लेने वाला व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 1991 का क्वेश्चन देखते हैं। समिति है और विषय है भंडारी समिति। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित था। स्वामीनाथन समिति ये जनसंख्या नीति से संबंधित था। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन, जनसंख्या नीति यहाँ होगा। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित था और राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित थे। तो भंडारण समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना, स्वामीनाथन जनसंख्या नीति, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, राजा चलैया समिति कर भुगतान से संबंधित। आर्थिक नियोजन जो है विषय है, किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। चालू खाता के घटकों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो एक शामिल है वस्तुओं का आयात है, सेवाओं में व्यापार है, तीसरा है वस्तुओं का निर्यात, उपहार है, प्रेषित धन है, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा डी सभी। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेतक है कि
क्या संकेत देता है? तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। बिहार के किस क्रांतिकारी का उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये फणीश्वर नाथ रेणु घोष थे। इन्होंने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुआ था फिरोजशाह कोटला मैदान में, और ये बिहार से संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने इस संगठन में भाग लिए थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही का बात करें तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 ईस्वी में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया था? भाई शराबबंदी नशाबंदी एक ही बात है। ये चलाया था डुमराव में। डुमराव जो है 1920 के मध्य में शाहाबाद के डुमराव में ये चलाया गया था। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे अधिक वन कहाँ है? कैमूर में है, उसके बाद जमुई में है, उसके बाद नवादा में है, उसके बाद मुंगेर में। कैमूर में सबसे अधिक वन है 31.56%, जमुई में 21.34%, उसके बाद नवादा और मुंगेर में 20% के आसपास है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये थे उरांव जनजाति। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था और जिसमें उरांव जनजाति ने भाग लिया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? इसका मिलान करना है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। सही है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच। भूमिज विद्रोह जो है ये हुआ था 1832 से 33, और संथाल विद्रोह जानते ही हैं 1855 से 56। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक है? ये तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। आंसर बी हो जाएगा इसका। बिहार में ग्राम सभा का कोरम गणापूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वहाँ का जो वोटर है जितना भी वहाँ पे मतदाता सूची में नाम है उसका 1/20वां भाग होनी चाहिए। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सुफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो ये था फिरदौसी संप्रदाय से। बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिले के नाम बताएं। तो ये है दरभंगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद वैशाली। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान इसका गलत है? तो कर्मनासा जलप्रपात जो है ये कहाँ बक्सर में है ठीक है। मंझर कुंड जलप्रपात नालंदा, नहीं ये गलत है। मंझर कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ है? सासाराम रोहतास में, ठीक है, यही गलत है। बी इसका आंसर हो जाएगा। जीआर कुंड जलप्रपात ये भोजपुर में है, ठीक है। तेलहर जलप्रपात ये भी कैमूर में है, ठीक है। 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत 3 फरवरी 1916 को किया गया था, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियार थे, ये भी ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में पटना में मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश है, 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी।
108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में हैं। ये ठीक है, सही है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। ये भी सही है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। देखिए, बिहार में मखाना उत्पादन देश का प्रथम और एकमात्र राज्य, इसका कथन, इसका आंसर ए और 2 है। ठीक है, देश का प्रथम तो है लेकिन एकमात्र राज्य नहीं कर सकते। चीनी उत्पादन बिहार देश में दूसरा स्थान पर है, ये प्रथम स्थान पर है, ये गलत है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। बिहार जो है मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। इसका हमको क्या ही लगता है। 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ चट्टान ये कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्व बिहार जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, अबरख जो निश्चय पाए जाते हैं वहीं पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन चट्टानें ये पाई जाती है दक्षिणी पश्चिम बिहार यानी कैमूर एवं सोन नदी घाटी के बीच में। टर्शियरी चट्टान की बात करें तो बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में यानी कि मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में। क्वाटनरी चट्टान ये जो है क्वाटनरी प्रकार की चट्टान ये गंगा के मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। असत्य कथन का चयन करें। सोहर क्या है? शिशुओं के जन्म पर महिलाओं के द्वारा ये गाया जाता है। ठीक है, सही है ये। कजरी है यह सावन के समय युवक और युवतियों द्वारा गाए जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है। झरनी नृत्य या मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है यानी कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा गाया जाती है, ये भी सही है। चेता या चेत माह में चेता गाया जाएगा ना कि फागुन माह में, तो ये इसका गलत हो गया। 110 का आंसर डी। विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुजरात सरकार ने यह विधेयक पारित किया, यह बुनियादी ढांचा से संबंधित था, गलत है। विधेयक निर्माण 2024 जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया था, ना कि गुजरात सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। राज्य में निवेश के लिए ना कि बुनियादी ढांचा के विकास से संबंधित। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आयोजन पर्यटक मंत्रालय द्वारा किया गया, नहीं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से ओडिशा में भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। जयपुर में नहीं किया गया था, ये गलत हो गया। पर्यटन मंत्रालय नहीं किया था, ये भी गलत हो गया। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना, ये 3 सही है इसका। तो आंसर हो जाएगा केवल 1। 113 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक का संयुक्त सहयोग है। ठीक है, ये सीमा पार से आतंकी वित्त पोषण से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक सीमा पर खुदरा भुगतान सेवा के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत सहयोग किया गया, ना कि आतंकी वित्त पोषण से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है ये? राजस्थान। डीडी रोबो कौन है? इंडिया। 2024 का संबंध में कौन कथन पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? यह दिल्ली में आयोजित किया गया, सही है। यह आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रोबोटिक प्रतियोगिता था, ये भी सही है। इसीलिए कोई भी कथन गलत नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। स्मार्ट एक्स क्या है? तो स्मार्ट एक्स क्या है? तो स्पीड कार रेसिंग ईंधन है एक। इंडियन ऑयल ने ओडिशा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टार्म एक्स लॉन्च किया था। क्या स्पीड कार रेसिंग एक ईंधन है? स्मार्ट स्टार्म एक्स। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की। हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका? तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 1933। भारत सरकार ने नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण आदि से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट
करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू की गई है। 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अमृत वृष्टि योजना, इसके संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि क्या है, गलत है। यह एक जमा योजना है, ये ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिन की जमा योजना अमृत वृष्टि योजना शुरू की गई है, ना कि कृषि मंत्रालय। ये दो नंबर का कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए ठाणे बोरीवल जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। कौन सा कथन इसमें गलत है। यह सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है, गलत है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और हम इसका सही आंसर जानते हैं, तो ये सही था। तो भारत की सबसे लंबी शहरी सड़क सुरंग है, और इसकी लंबाई जो है 11.8 किलोमीटर है, ना कि 10.8 किलोमीटर। बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो माधवी मधु कश्यप। कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा कथन गलत है। कोलंबो प्रक्रिया एक से क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, इसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है, ठीक है। भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। देखिए, भारत ने जेनेवा में की थी, ना कि मॉरिशस में, तो ये कथन गलत हो गया, तो आंसर बी हो गया। मिर्गी के दौरे के नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था ब्रिटेन में। मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रिटेन में किया गया था। विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MV सी चेंज कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन ये सत्य है। जापान के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो कि क्या है, गलत है। जापान नहीं है, सिंगापुर है। भारत इस सूचकांक में 81वें स्थान पर है, ये भी गलत है। भारत इस सूचकांक में 82वें स्थान पर है, तो दोनों ही कथन गलत हो गया, और इस तरह से डी इसका आंसर है। 125 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया है। तो ये बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का आदेश दिया है। 126 नंबर का क्वेश्चन, लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सत्य है। DRDO ने वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से अपना पहला सफल परीक्षण किया, सही है। यह हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने विकसित किया, ये भी सही है। 127 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सत्य है। इसरो और जापान अंतरिक्ष एजेंसी ने ओफोसिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की है, ये कथन क्या है, सत्य है। अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सीबेक्स 2 चीनी सेना में शामिल किया गया, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, कौन सा कथन सत्य है। दोनों ही कथन जो है क्या है, असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इसरो और अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान नहीं, यहाँ पे हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ओफोसिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रामेसस की घोषणा की है। और शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स जो है भारतीय सेना ने विकसित किया है, ना कि चीनी सेना ने। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? बिजनेस रेडी बी रेडी, बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट। इसका स्थान पर क्या रखा गया है? बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट। 129 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कथन इसमें सत्य है? बांग्लादेश ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि बांग्लादेश ने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने, मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने, उन्हें आश्रय स्थलों पर भेजने के लिए नरसंहार कानून लागू किए हैं। ये मलेशिया नहीं है बल्कि तुर्की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 130 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ये हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। केवड़ा और गुसमुंडा कोयला खदानें झारखंड में है। ये भी गलत है, क्योंकि ये झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही कथन गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। इसका देख लेते हैं। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, इसे जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी किया जाता है। IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला है, मद्रास को नहीं मिला है। एक 132 क्वेश्चन देखते हैं। पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये केरल राज्य है। ठीक है। झूमर नृत्य प्रदर्शन जो है झारखंड, ये नहीं होगा, क्योंकि झारखंड का तो ये है नहीं। झूमर नृत्य प्रदर्शन जो है ये असम राज्य में 804 जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन किया गया था। यही इसका गलत है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज घोषणा राजस्थान, ये भी ठीक है। 133 का क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें असत्य है? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये सही है। कांग्रेस सम्मेलन का विषय जो था ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। देखिए दोनों ही कथन जो है सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक ना तो दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त वर्ष 23-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया। एकदम सही है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान जो है क्या है? ये 8वां है। ये भी सही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.101 गीगावाट हो गई है। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला राइस ATM कहाँ शुरू किया गया? तो ये भुवनेश्वर से शुरू किया गया। 137 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, असत्य कथन को चुनना है। 2.0 की कार्य अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से 26-27 तक निर्धारित की गई है। ये जो है असत्य है। ठीक है, क्योंकि 28-29 तक की गई है, ना कि 26-27 तक। 24-25 से शुरू होकर 28-29 तक ये चलेगी। इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया।
ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन असत्य है। कल्पा सुबर्णा चावल की एक किस्म है, कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की है। इसी दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्में कल्पा सुबर्णा जो है, ये जो चावल की एक किस्म है। एक 138 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कल्पा सुबर्णा उपरोक्त में कितने कथन सत्य है ये देखना हम लोग को। तो कल्पा सुबर्णा चावल की एक किस्म है, नहीं, ये है नारियल की एक किस्म, तो ये कथन जो है गलत हो गया। नल गंगा पेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना गुजरात से संबंधित है, नहीं, ये है महाराष्ट्र से संबंधित। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सभी फसलों को न्यूनतम एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की, ये भी गलत है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है, सिर्फ एक ही कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की एक पहल है? विरासत प्रदर्शनी ये कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। विरासत प्रदर्शनी किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों को 2 बच्चों के मापदंड को खत्म करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है ऐसा। यहाँ से हम लोग का 141 से मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम बना के नहीं बता पाएंगे, तो हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं। 141 का आंसर हो जाएगा सी। 142 का आंसर हो जाएगा ए। 143 का आंसर हो जाएगा बी। 144 का आंसर हो जाएगा ए। 145 का आंसर हो जाएगा ए। 146 का आंसर हो जाएगा बी। 147 का आंसर हो जाएगा बी। 148 का आंसर हो जाएगा बी। 149 का आंसर हो जाएगा बी। और 150 का आंसर हो जाएगा डी। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसमें से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा।